दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो लास्ट पार्ट तक जो है हमने क्वेश्चन ऑफ 40 तक जो है सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन ऑफ 41 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 41 क्या दिया हुआ है? द अमाउंट ऑफ BaCl2 डॉट 2H2O जिसका मोलिकुलर वेट आपको दिया हुआ है 244 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.0740 मोलर जो है आपका यहाँ पे क्लोराइड आयन सोल्यूशन इन वाटर इज जो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मोलरिटी दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है एंड यहाँ पे जो है आपको ml में जितना वॉल्यूम है वो दिया हुआ है। तो सिंपली आपको मास पूछा गया है एंड आपको पता है जो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है। ओके, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मास, ओके, मास बाय मोलर मास। ओके, एंड उसके बाद में जो है ऊपर में 1000 एंड नीचे में जो आपका आता है वॉल्यूम आता है। इस तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको मोलरिटी कितना दिया हुआ है? 0.0740 एंड उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे मास निकालना है। तो यहाँ पे हम मास को m से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मोलिकुलर वेट आपको दिया हुआ है 244.3 इंटू है आपका यहाँ पे 1000 एंड यहाँ पे जो है वॉल्यूम आपका है 500। तो यहाँ पे इससे कट हो जाएगा 2 टाइम्स एंड यहाँ पे मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो मास की वैल्यू आएगी आपकी 9.04 ग्राम। ओके, इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.04 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस केस के लिए बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ बिकॉज इसके जो है प्रॉपर आंसर्स की मुझे नहीं पता है। ओके, 44 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जो आपको गैस फेज ऑफ XeF6। ओके, XeF6 का जो है गैसियस फेजेस का जो है आपको यहाँ पे पूछा गया क्या यहाँ पे करेक्ट है। देखो, जो यहाँ पे एक सॉलिड फेज होता है ना वो पॉलीमेरिक होता है, इस बात को यहाँ पे आप यहाँ ध्यान देना। ओके, तो XeF6 क्या हो जाएगा? ये Xe हो जाएगा एंड ये आपका F6 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये F एंड ये F एंड यहाँ पे F एंड उसके बाद में यहाँ पे ये F। अब देखो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है एंड इस लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण जो है ये आपका होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू व्हाइट सॉल्ट इफरवेसेंस इज ऑब्जर्व्ड एंड अलोंग विथ अ कलरलेस। ओके, यहाँ पे कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ओके, एंड देन अ वाइट प्रिसिपिटेट इज ऑल्सो फॉर्म्ड विच डिजोल्व ऑन हीटिंग। यहाँ पे पूछा गया तो सॉल्ट कौन सा है? तो देखो, जो आप डाइल्यूट HCl लेते हो, डाइल्यूट HCl को जब आप Na2, ओके, Na2SO3 में जब आप इसे करोगे, ओके, Na2SO4 में जब आप इसे ट्रीट करोगे इस केस के लिए, ओके, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो Na2SO4 से जब आप ट्रीट करते हो तो आपका जो है मेनली यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो व्हाइट कलर का होता है एंड यहाँ पे इफरवेसेंस एंड कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस यहाँ पे जो है आपको नजर आता है, जिसे आप हीट करोगे तो यहाँ पे जो है ये आपका डिजोल्व हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द बोरेन B8H8 8 माइनस कैन बी क्लासिफाइड एज। जो ये होता है ना B8H8 माइनस, यहाँ पे देखो आपने BnHn एंड यहाँ पे कुछ n माइनस जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे होती है, तो इस तरीके जो होता है ना ये आपका होता है हाइपोबोरेन। इस तरीके से जो है और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो कैटेगरी का है ये होता है आपका हाइपोबोरेन होता है। ओके, इस तरीके से क्लोजो, नीडो, अराकेनो इस तरीके से होते हैं, आप वो चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू अ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। जब आप KMnO4 के सॉल्यूशन में जब H2SO4 डालोगे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। तो जब आप H2SO4 में जब KMnO4 डालोगे तो ये मेनली आपका फॉर्म करता है MN2O7 जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है एंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 87 किलो पर मोल एंड द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा गया है 37 एंड 15 डिग्री सेल्सियस, यानी ये T2 की वैल्यू दी हुई है एंड यहाँ पे T1 की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो क्या होता है, आपको इक्वेशन पता है क्या होता है इक्वेशन? यहाँ पे देखो लॉग K2/K1 इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है EA जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, EA/2.303 R इंटू ये होता है आपका T2 - T1/T1 T2 होता है। ये इक्वेशन हमने पढ़ा होगा RNA की इक्वेशन में। ओके, अब देखो हमें K2/K1 की रेशियो पूछनी है तो हम ये क्या करेंगे? लॉग K2/K1 हो गया। ओके, एंड इज इक्वल क्या हो जाएगा? ये की वैल्यू आपको दी हुई है 87 दी हुई है, तो इसे आप जूल में चेंज कर लो, यानी ये 1000 हो गया। ओके, एंड यहाँ पे जो है 2.303 इंटू ये हो गया आपका 8.31 एंड यहाँ पे T2 - T1 जो आपका 37 एंड 15 दिया हुआ है उसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा एंड T1 T2 जो है उसको आप केल्विन चेंज कर दोगे तो 310 इंटू ये हो जाएगा 288
जब इसे सॉल्व कर लोगे ना, इन ये इतनी वैल्यूज जो आपको दी हुई है इसे सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू आएगी log k2/k1 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.12। ओके, एंड यहाँ पे k2/k1 निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे k2/k1 इज इक्वल टू 10⁻1.12 एंड 10 का पावर जब 1.12 करोगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 13.18, यानी जो रेशियो आएगा क्या आएगा आपका 13/1, मतलब इसे आप लिख सकते हो 13/1 के इक्वल्स लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखो आंसर्स देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आंसर। देखो आपको ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी में, देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 13/1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। बोथ NiCN4 जो है आपका ये एंड ZnCN4 जो है आपका यहाँ पे डायमैग्नेटिक है, तो हाइब्रिडेशन पूछा है दोनों के केसेस में क्या है। तो यहाँ पे देखो Zn या 2 पॉजिटिव यानी ये D10 है, यानी यहाँ पे D10 यानी ये जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है ये सभी जो है आपस में फील है, मतलब ये इनर ऑर्बिटल यानी डी अंदर वाला जो है ये ले ही नहीं सकता है। ओके, तो जब अंदर वाला डी नहीं ले सकता है तो भले ही ये डायमैग्नेटिक है लेकिन भी ये आपका जो है sp3 यानी ये टेट्राइड हो जाएगा एंड NiCN4 जो है आपका DsP2 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है इस केस के लिए हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नहीं समझ आया तो मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे देखो NiCN4 जो है यहाँ पे जो है निकेल 2 पॉजिटिव यानी D8 यानी D8 प्रेजेंट है, तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 6 7 8 इस तरीके से हो गया D8। तो यहाँ पे जो है डी ऑर्बिटल देन एस देन यहाँ पे पी ऑर्बिटल इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये आपस में DsP2 फॉर्म कर लेंगे। लेकिन इसी जगह में अगर आप जिंक के केसेस में करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे सिर्फ फिल है एंड यहाँ पे ये sp3 फॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ पे लेकिन फिर भी ये डायमैग्नेटिक होगा, ये बात आप यहाँ पे ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 52 द स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछा गया है, जिसमें आपको यहाँ पे सेल रिएक्शन दिया हुआ है एंड यहाँ पे Zn2 से Zn जा रहा है एंड Fe3 से Fe2 जा रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एनोड है, ये आपका एनोड है एंड ये आपका कैथोड है। ओके, तो ई सेल जो होता है ना मेनली होता है ई नोट सेल होता है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ओके, तो ई कैथोड की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ई कैथोड की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो यहाँ पे कैथोड Fe वाला है यानी इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.77 माइनस कितना दिया हुआ है -0.76। ओके, जब इसे सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू आएगा आपको +1.53 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा +1.53 वोल्ट, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर्गन गैस इज अज्यूम टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइडियाबेटिकली एंड यहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम दिया हुआ है चेंज हो रहा है 50 लीटर टू 200 लीटर एंड यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है आपको इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पूछा है। तो ये जो है आपका जो है आपका ये किस प्रोसेस का आइडियाबेटिक प्रोसेस का है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर आप यहाँ पे देख लेना। ओके, यहाँ पे देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो आपने जो है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि TV गामा -1 ये गामा है, ओके, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ओके, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है एंड यहाँ पे जो है गामा की जो वैल्यू होती है ना ये होता है आपका CP/CV होता है। तो ये आर्गन गैस के लिए क्या होता है, CP का वैल्यू होता है आपका ये होता है CP का वैल्यू 2.5 होता है, सॉरी CP का वैल्यू जो होता है यहाँ पे आपका 2.5 होता है एंड CV का वैल्यू होता है आपका 1.5 होता है। तो जब यहाँ गामा के वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे गामा की वैल्यू, ओके, गामा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.66 इक्वल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गामा का वैल्यू 1.66 आ जाएगा। ये जो है आप इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी से आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब देखो क्या होता है आपका इक्वेशन, क्या मैंने बताया आपको इक्वेशन बताया T1V1 ये गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 ये गामा -1 हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या है यहाँ पे T1/T2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे V2/V1 का पावर जो है आपका यहाँ पे गामा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे वैल्यूज़ को तो T1 आपको दिया हुआ है कितना 300 दिया हुआ है एंड T2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्या V2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है एंड यहाँ पे दिया हुआ है 50 एंड यहाँ पे गामा का वैल्यू 1.66 ये -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300/T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 जा। ओके, तो 4 का पावर जो आएगा 1.66 -1 करो तो 0.66 आ जाएगा। ओके, 0.66 हो जाएगा एंड यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो 4 का पावर जब आप 0.66 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.49, कितना आ जाएगा 2.49 हो जाएगा इसका वैल्यू, 4 का पावर इतना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे रफ कर रहा हूँ 300/T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.49। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 300/2.49, ये सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 119 केल्विन के हो जाएगा ना, 119 केल्विन के इक्वल आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है
द एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज गिवन एट टेम्परेचर जो है सी दिया हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर क्या हो जाएगा। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको पता है वो क्या होता है, रूट ऑफ 8RT बाय ये होता है पाई एम होता है। ओके तो हमें हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है तो ये MH2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रूट ऑफ 8RT बाय पाई इंटू हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट क्या होता है 2 होता है, इज इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी रूट ऑफ 8RT बाय पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, C√2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई हमारी C√2 हो गई। ओके इसे आप नोट कर लो। अब देखो हमें यहाँ पे निकालना है इसे ऑक्सीजन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 8RT बाय पाई इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 32, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, ये हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से 8RT बाय पाई इंटू 1/√32 ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो √8RT बाय पाई का वैल्यू हमने क्या निकाला C√2 एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा √32 को क्या ले सकते हैं 4 4 जा 16, 4√2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगा आपका C/4 हो जाएगा। ओके C/4 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर में तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके इसका आंसर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस से रिलेटेड है। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एजी, यहाँ पे AgCl सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस क्या होगा जब उसका सेल कांस्टेंट 0.75 है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻, जो 10 दिया हुआ है उससे आप यहाँ पे पहले कंसंट्रेशन निकालोगे। ओके तो AgCl दिया हुआ है, ओके AgCl दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसे तो ये Ag प्लस Cl माइनस में ब्रेक करेगा। ओके तो यहाँ पे अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालोगे तो Ksp का वैल्यू दिया हुआ है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एंड यहाँ पे जो है जितना जो Ag और Cl दिया हुआ है इसे भी S मानते हैं, Cl को भी S मानते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये S² इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10, यानी यहाँ पे जो है S की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.26 इंटू 10⁻⁵, यानी यहाँ पे जो है हमने S निकाल लिया, यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हम इस कैलकुलेट करते हैं अपना मेन चीज़, तो यहाँ पे देखो लेमडा एम इक्वल टू क्या दिया हुआ है कप्पा इंटू 1000, ओके बाय यहाँ पे कंसंट्रेशन जो अभी हम निकाला, तो लेमडा एम का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, लेमडा एम का वैल्यू हमें दिया हुआ है 130 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कप्पा यहाँ पे दिया हुआ है इंटू ये हो जाएगा 1000। ओके 1000 बाय कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है हमने निकाला अभी 1.26 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -5। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चीज़ को तो कप्पा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कप्पा की वैल्यू जब सॉल्व कर लोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कप्पा की वैल्यू 163.8 इंटू 10⁸ के इक्वल हो जाएगा। ओके ये कप्पा हो जाएगा। ओके यहाँ पे जो कप्पा है ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, आपने जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके तो देखो कप्पा की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल गई, अब इससे जो है हम यहाँ पे जो है कंडक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे एंड कंडक्टेंस से जो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसे आप नोट कर लेना, ये -8 में है। ओके ये माइनस जो है आपका 8 में है। अब देखो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है G इंटू जो है आपका सेल कॉन्स्टेंट। ओके कप्पा की वैल्यू आपको दी हुई है 163.8 इंटू 10⁻⁻8 दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है G का वैल्यू हमें निकालना है। ओके यहाँ पर कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट दिया हुआ है आपको यहाँ पे 0.75 दिया हुआ है, तो G की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, G की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 218.4 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो ये आपका कंडक्टेंस दिया हुआ, तो अब जो है आपको इससे रेजिस्टेंस निकालना है। ओके तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा, रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/G हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/218.4 इंटू 10⁻⁻8। जब ये सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.00457 इंटू 10⁸ हो जाएगा। ओके जब सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 4.57 इंटू 10⁻ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी इसे आप ले सकते हो 4.6 इंटू 10⁻5 ले सकते हो, यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो आपकी वैल्यू 4.6 इंटू 10⁻5 आ जाएगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा। अब क्यों होगा, साइन थीटा का आप क्या लिखोगे 2 साइन, आपने 12 में पढ़ा होगा θ/2 इंटू कॉस θ/2 एंड यहाँ पे जो है 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर θ/2, तो ये एक स्क्वायर लग कट गया एंड 2 कैंसिल, यानी साइन θ/2 बाय कॉस θ/2 इक्वल टू होगा आपका tan θ/2, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिएक्शन जो फॉलो कर रहा है आपका, ये आपका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन दिया हुआ है एंड यहाँ पे क्या बोला बी इज डिक्रीज बाय फैक्टर 3, बी को आपने 3 बाय फैक्टर्स डिक्रीज कर दिया एंड सी को 2 से कर दिया, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, बिकॉज बी के रेस्पेक्ट में जो है बी स्क्वायर में है,
एंड सी के रेस्पेक्ट में जो 2, यानी ये हो जाएगा 1/9 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/18, यानी 18 फैक्टर डिक्रीज कर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मोबिलिटीज इन दोनों का दिया हुआ है, ओके, एंड हमें ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा गया है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर सिंपली यहाँ पे क्या होता है, केटायन का एंड एनायन का निकलता है। तो केटायन का क्या होता है, जो केटायन का जो चार्ज दिया हुआ है, यानी A+ एंड प्लस B-, जो मोबिलिटीज दी हुई है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻4 बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 5.7 इंटू 10⁻⁻4, ओके, 10⁻⁻4। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर केटायन के लिए निकाला हो तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0. इसे सॉल्व करें ना तो 0. आ जाएगा 53, ये वैल्यू आपकी आ गई, इसे सॉल्व करना तो 0.53 आ गई, ओके। तो यहाँ पे केटायन के लिए क्या आ गया, केटायन के लिए आ गया 0.53। तो एनायन के लिए क्या हो जाएगा, एनायन के लिए इजी वे है 1 - 0.53 कर देना, बिकॉज दोनों का जो सम होता है वो आपको 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 0.47 हो जाएगा। तो एनायन के लिए आ गया। अब हमें रेशियो पूछा है, तो केटायन एनायन का रेशियो पूछा है मैंने 0.53/0.47, यानी ये हो जाएगा आपका 1.16 के इक्वल हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन एक्स रे बीम कोलाइड्स विद इलेक्ट्रॉन्स अ पार्ट ऑफ फोटोन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द लाइट इज स्कैटर्ड, तो ये इफेक्ट बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है इसके लिए, ओके। तो सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल जो है आपको अगर लीनियर दिख रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस तरीके से हो सकता है, एंड ये आपका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। एंड नॉन लीनियर के लिए जो है यहाँ पे रोटेशनल की वैल्यू होती है आपकी 3 होती है, लीनियर के लिए 2 होती है, नॉन लीनियर के लिए 3 होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सी है, लेकिन कैसे आएगा देखो, यहाँ पे हम वाइब्रेशनल कैलकुलेट करते हैं तो 3n - 6 टोटल कितना है यहाँ पे जो आप देखोगे तो टोटल यहाँ 3n + 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 3 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 3 × 9 - 6 यानी हो जाएगा 27 - 6 यानी हो जाएगा 21। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड जो भी सॉल्यूशन मैंने छोड़े हैं उसे आप खुद से करने की कोशिश करना, एंड अगर आंसर मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, एंड किसी तरीके की मिस्टेक हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बेशक मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं इस तरह के सॉल्यूशन साथ में नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।